प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 371 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों की अनुमति प्रदान की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो नियम 377 के अधीन जो भी उनका लिखित में पाठन है वो सभा पटल पर रखें। आइटम नंबर 17 माननीय रेल मंत्री आगे देखते हैं। ये माइक देना। ओके माननीय मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने कल रात में देर रात तक उपस्थित रह के माननीय सांसदों को जो मौका दिया रेल बजट पर बहुत डिटेल चर्चा करने का, तो मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि कल रात को करीब 11:30-12 बजे तक अध्यक्ष जी स्वयं रहे और जितने भी माननीय सांसद यहाँ प्रेजेंट थे उन सब को बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया और आज हर कदम पे, हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के इस जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है। ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपोलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। और कल मुझे बहुत ही हर्ष के साथ आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि कल माननीय सांसद 2 दिन में माननीय सांसदों ने कई ऐसे कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखे, पक्ष से और विपक्ष से दोनों ही तरफ से कई अच्छे सुझाव आए और मैं विशेष धन्यवाद भी देना चाहूँगा पक्ष और विपक्ष के सांसदों को कि आपने कई जगह रेलवे के काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन प्रयासों को आपने सराहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस जवाब को मैं 10 पॉइंट्स में रखना चाहूँगा और प्रयास रहेगा कि जितने भी विषय आए हैं उन सारे विषयों को एड्रेस करें। जो विषय जितने भी हैं उन विषयों में 3 तरह के, बेसिकली अगर उसको क्लासिफाई करो तो 3 तरह की कैटेगरीज बनती है। पहली कैटेगरी जो जनरल पॉलिसी से रिलेटेड है, दूसरी कैटेगरी जो इंडिविजुअल सांसदों के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे, कई जगह स्टॉपेजेस का मुद्दा, कई जगह ट्रेन्स के एक्सटेंशन का, कई जगह आरओबी आरयूबी के कंस्ट्रक्शन का, कई तरह के मान्य सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस तीसरी कैटेगरी है किस तरह से रेलवे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक नई दिशा में जा रहा है। ये तीनों कैटेगरीज को इन 10 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगा।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा माननीय सांसदों ने रेज किया, और अध्यक्ष जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कॉज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। किसी भी विषय पे कितना भी क्रिटिसिज्म आए, कोई भी पॉइंट आए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, विषय को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी विषय से भागने वाले लोग नहीं हैं। जो विषय सबसे पहले मान्यवर सांसदों ने पॉलिसी का कई जगह रेज किया, सदन में सदन से बाहर भी, उन विषयों को सबसे पहले मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज रेलवे के कारण, रेलवे के द्वारा एक लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर पाता है। मिडिल क्लास के लिए सवारी है ये, और साधारण से साधारण नागरिक की ये सवारी है। इसी भावना के साथ पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि रेलवे की सुविधा हर जन साधारण को मिले और जो हमारी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है उसको भी मिले। मैं सबसे पहले जो जनरल कोच का मुद्दा आया उसको एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जनरल कोच रेलवे में करीब करीब जनरल और एसी का अगर हम अनुपात देखें, जो रेशियो देखें, करीब करीब 2/3 जनरल यानी नॉन एसी कोचेज जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेज होते हैं, और 1/3 एयर एसी कोचेज का एक कॉम्पोजिशन हमेशा रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है। और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। आगामी समय के लिए 10,000 स्पेशल प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है, 10,000 जनरल कोच का प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि जनरल कोच की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं रहेगी। ये मैं आपके समक्ष सभी देशवासियों को, सभी मान्य सांसदों के माध्यम से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रखें, ऐसा निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में लोगों को यात्रा करा सके। अमृत भारत ट्रेन पिछले जनवरी में, कुछ ही महीनों पहले जनवरी में इस ट्रेन का जब प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब। अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन्स चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत हर्ष के साथ आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रेन्स, जिसमें 22 कोच में से आधे स्लीपर है और आधे जनरल कैटेगरी के कोचेज़ हैं, जनरल कोच हैं, इन दोनों ट्रेन्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है। और दोनों की दोनों ट्रेन्स इतनी पॉपुलर है कि करीब करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया है। अध्यक्ष जी, 1000 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन में 400 रुपये में, 450 रुपये में होती है। और बहुत ही आपने सबने देखा होगा जो पुराने 1980 और 1990 की डिज़ाइन के LHB कोचेस थे, उन सब की ट्रेन्स में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो डिज़ाइन एक उस ज़माने की थी, 80 और 90 की डिज़ाइन, 70s की 80s की डिज़ाइन थी। आप अमृत भारत ट्रेन में बैठोगे
इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स एक नई टेक्नोलॉजी लाए हैं जो कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। और भी कई सारे फीचर्स हैं, अच्छी टॉयलेट्स हैं, अच्छे जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बर्थ की डिज़ाइन चेंज हुई है, कई तरह के इसमें नए फीचर्स लगे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जैसा आरंभ में कहा, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है, जन साधारण की सवारी है। ये जो 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा अमृत भारत ट्रेन को चलाने का, इस एक्सपीरियंस के आधार पर और 13 नए इम्प्रूवमेंट्स ट्रेन में किए गए हैं, विशेषकर जो अपर बर्थ पे चढ़ने का। और मैं अगर आपसे निवेदन भी करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में अपर बर्थ और मिडिल बर्थ में चढ़ने के लिए टॉयलेट्स की क्लीनिंग और बेटर हो, पानी का फ्लो, टैंक में पानी के टैंक के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह वगैरह, कई तरह के ऐसे इम्प्रूवमेंट्स, 13 इम्प्रूवमेंट्स किए गए जो कि अगली 50 अमृत भारत ट्रेन्स में इंक्लूड होंगे। ओवरऑल मैं इस महान सदन के सामने इस विषय को रखना चाहूँगा कि एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस गरीब से गरीब वर्ग पर और मिडिल क्लास वर्ग पर है। और इसीलिए सारा का सारा जो ट्रेन्स का डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट भी उसी आधार पे हो रहा है। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि कल और परसों 2 दिन विपक्ष के कई सांसदों ने, मान्यवर सांसदों ने भी वंदे भारत ट्रेन के लिए डिमांड की। हालांकि राजनीतिक तौर पे कई जगह कांग्रेस के बाहर, इस सदन के बाहर कांग्रेस के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, और कई बार दूसरे कई दलों के भी आते हैं। लेकिन संसद में जो प्रामाणिक तौर पर कहा, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इनोवेशन का और जो आत्मनिर्भर भारत की इस बड़ी ताकत का जो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, उस एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड पर ये बात रिकॉर्ड पे रहे इस महान संसद के कि जब वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड ट्रेन के डेवलपमेंट की बात आई 2015 के आसपास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली 2014 में। 2015 में जब निर्णय लेने की बात आई कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक अच्छे क्वालिटी की, मच बेटर, जो आज के भारत की एस्पिरेशंस है मिडिल क्लास की, उस एस्पिरेशंस को एड्रेस करे वैसी ट्रेन बनानी है, तो ये रिकॉर्ड पे रहे माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि जो पुरानी पद्धति थी कि बाहर जाओ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओ, उस पद्धति को उन्होंने नकारा और स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे भारत के इंजीनियर्स, उनकी क्षमता है, मेरे भारत के वेल्डर्स, मेरे भारत के इलेक्ट्रीशियंस, हमारे देश में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि हम अपने आप डिज़ाइन करेंगे। और अध्यक्ष जी, ये वंदे भारत ट्रेन उसी आत्मविश्वास का, उसी भारत की क्षमताओं पर, भारत के युवाओं की क्षमताओं पर विश्वास की एक झलक है, विश्वास की एक मिसाल है कि आज ये ट्रेन 100 से ज़्यादा सर्विसेज देश के कोने कोने में, करीब करीब हर राज्य में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कल मान्यवर कई सांसदों ने कहा कि भेदभाव की बात कही। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस महान सदन में रखना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत का रोल आउट किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर प्रदेश में वंदे भारत को रोल आउट करें। और इसी कारण आज केरल से लेके आसाम तक और जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, हर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन आज सर्विस दे। कहीं पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव की भावना नहीं है।
किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, हर जगह पूरे देश का ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पैसेंजर सर्विसेज की इसी कड़ी में दो बहुत अच्छे जो इनोवेशंस हुए वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर हैं, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर है 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले जैसा कि दुनिया के कई देशों में है। इसके लिए वंदे मेट्रो डिज़ाइन की गई है और पहली गाड़ी डिज़ाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है। उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज़, सेफ्टी से लैस हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर 700 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये दोनों के दोनों ट्रेन्स वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है माननीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्षों में ट्रेन के ट्रैवल को, एक साधारण मानवी की सवारी को एक नया स्वरूप देगी। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो इनोवेशन है जन जन को भाएगा और देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं, 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, यानी एक से अधिक बार जो ट्रैवल करते हैं, 700 करोड़ पिछले वर्ष ट्रैवल किए हैं पैसेंजर्स टोटल, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और नई टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहो। ये जो भावना है, ये एक भावना को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बाद में आऊँगा जो सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसेंजर सेफ्टी का। अध्यक्ष जी, पैसेंजर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो हमें अति संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। और मैं धन्यवाद भी दूंगा मान्यवर सांसदों को, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के मान्यवर सांसदों ने बहुत ही एक प्रभावी तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस विषय को डिबेट के दौरान रखा। मैं आपके समक्ष जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी बात करूंगा पहले और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जो समस्या थी भारतीय रेलवे में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम थी और उसके कारण हर साल कोई न कोई ऐसी दुर्घटना होती थी जिसमें कोई स्कूल बस, कोई ट्रक, कभी कोई स्कूटर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बिना व्यक्ति वाली फाटक से क्रॉस करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे फोकस्ड परिणामों के कारण, एक्शन के कारण 2019 में देश में करीब जो 9000 के आसपास अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी वो सारी की सारी कंप्लीटली समाप्त कर दी गई। जगह जगह आरओबी बनाए, कई जगह गेट लगाया, कई जगह अंडरपासेस बनाए, वो कंप्लीट हुआ। वो एक बहुत बड़ा समस्या का कारण था, वो समाप्त हुआ। अध्यक्ष जी, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ये स्टेशंस का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो स्टेशन का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से। इसको डिजिटल कंट्रोल भी कहते हैं। तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े रेलवे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 1980-1990 वाले दशकों में लग गई थी। अपने यहाँ बहुत ही एक स्लो पेस पे काम चल रहा था। 2004 से 2014 का अगर पीरियड देखें, मात्र 837 स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे कवर हुए थे। लेकिन 2014 से 2024 के दशक में
2964 स्टेशंस को कवर किया गया और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा इनोवेशन लाया गया माननीय अध्यक्ष जी कि विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं वो सब के सब आपस में इंटर ऑपरेबल बने, यानी एक मैन्युफैक्चरर का इंटरलॉकिंग ईआई सिस्टम है वो और दूसरे मैन्युफैक्चरर का ईआई सिस्टम, वो दोनों आपस में इंटर ऑपरेबल बने। उसका इनोवेशन लास्ट ईयर किया और उसके बाद में अब देश के करीब करीब जो 8000 स्टेशन हैं हमारे, सारे के सारे स्टेशंस को कवर करने का कंप्लीट एक मिशन मोड में काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा रेलवे में एक्सीडेंट्स की कमी में, रेलवे में ओवरऑल सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट में। अध्यक्ष जी, तीसरा बड़ा काम हुआ, सब जगह करीब करीब पूरे देश में जो लोकोमोटिव्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई और ये कई मान्यवर सांसदों ने उठाया, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कवच की व्यवस्था, और कई मान्यवर सांसदों जी ने, कल डॉक्टर काकोली जी ने भी कहा कि जब ममता दीदी माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब थी, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर थी, तब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाए थे। मैं इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करते हुए बहुत स्पष्ट भाव से केवल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेन्स का प्रोटेक्शन जो होता है सेफ्टी का, उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। एटीपी टेक्नोलॉजी, इसको इस पूरी क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी को एटीपी कहते हैं। सारी की सारी दुनिया में, चाहे आप जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, बेल्जियम लीजिए, इटली लीजिए, जापान लीजिए, 1970 के दशक में, 1970 के दशक में एटीपी सिस्टम्स लगने लगे। 1980 और 1990 के दशकों में करीब करीब जितने भी बड़े रेलवे सिस्टम्स थे दुनिया के, सब ने करीब करीब अपने पूरे रेलवे नेटवर्क को एटीपी सिस्टम से कवर किया और उसमें कई मॉडर्नाइजेशन होते गए। लेकिन एटीपी का माने ये होता है कि अगर ड्राइवर मिस कर जाए सिग्नल को, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन्स की, पहले 30-40 kmph की स्पीड्स होती थी, अब 100, 110, 120, 160 इस तरह से ट्रेन्स की स्पीड्स बढ़ती जा रही है, तो लोगों के जो ड्राइवर को सिग्नल को दिखने का समय होता है वो बहुत कम होता जाता है। बहुत स्वाभाविक है, तेज स्पीड से गाड़ी चली तो सिग्नल दिखने का जो समय होता है वो कम होता है। इसीलिए सारी दुनिया ने 1970, 1980 के दशकों में ये टेक्नोलॉजीज लगाई। अनफॉर्चुनेटली 58 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस के ये टेक्नोलॉजी 2014 तक भारत के एक भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे नहीं लग पाई। मैं धन्यवाद तो दूंगा कि कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के पीछे जो मेन फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंट, और जिस एक संवेदना के साथ बहुत ही एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को या किसी भी एक नए टेक्नोलॉजी को लाना होता है, वो भावना के साथ नहीं किया गया। जब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लाए गए 2006 में, करीब करीब 1500 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पे लगाए गए थे। लेकिन अध्यक्ष जी, किसी भी सेफ्टी सिस्टम का प्राइमरी पॉइंट होता है SIL सर्टिफिकेशन, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मैं चूंकि एक इंजीनियर हूं और ये इसी दुनिया से आता हूं, मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, न के बराबर है। इस दुनिया में अध्यक्ष जी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये एक प्राइमरी चीज होती है किसी भी सेफ्टी सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एंटी कोलिजन डिवाइसेस का कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन था ही नहीं, और लगाने के बाद में करीब करीब 7 साल तक उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में उसको फेल घोषित करके उसको अबैंडन कर दिया गया था। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, ये काम करने की जो पद्धति है, रेलवे जैसी इंपॉर्टेंट सिस्टम को जो फोकस देना चाहिए वो फोकस नहीं था और वो फोकस आज है।
ये मैं स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगा अध्यक्ष जी। इसीलिए एक सेकेंड अध्यक्ष जी इसीलिए मोदी जी ने जिम्मेदार लेते ही, मैं आऊँगा फैक्ट डेटा पे आऊँगा अभी आपको डेटा पे दूंगा, उसके बाद में आप चुप हो जाएंगे भाई। अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब टीकैस था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। कई तरह के ट्रायल्स किए जाते हैं, कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, कई कंडीशंस में उसको टेस्ट किया जाता है। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया और 2022 में पहला बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ। और 3000 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सीखने को मिला, और देश अपना बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, जो कि डेजर्ट में रेलवे नेटवर्क में कंडीशंस होती हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में अलग होती है, जो कोस्ट में होती है वो ड्राई एरिया में अलग होती है। इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सब को समझ के 2024 के 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 RDSO, जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं। कम से कम 8000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था, पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए, वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस हैं और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। अध्यक्ष जी, ये प्लीज जस्ट आई एम लेट मी कंप्लीट। अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस भावना को, दादा की इस भावना को मैं वेलकम करता हूं। अध्यक्ष जी, बिना कोई राजनीति किए हुए अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर सांसदों की भावना का सम्मान करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि जो हमारे जिन देशों के, मैं बिना किसी देश का नाम लिए, एक सेकंड दादा, प्लीज लेट मी कंप्लीट दादा, दादा प्लीज लेट मी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी देश का नाम लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा करीब 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। उससे काफ़ी कम संख्या, आधे रेलवे नेटवर्क की साइज वाले देशों ने, अध्यक्ष जी, करीब 20 साल लगाए। अध्यक्ष जी, करीब 20 साल लगाए ATP सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी
और आपके माध्यम से संपूर्ण देश को इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा कि कवच के रोल आउट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, दिन रात लग के इसको कंप्लीट नेटवर्क में देश के हर किलोमीटर पे लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, और भी कई स्टेप्स लिए गए, जिन स्टेप्स का अगर विवरण दें तो सेफ्टी पे जो मेहनत हुई है वो आपके समक्ष आएगी। अध्यक्ष जी, ट्रैक फेलियर सबसे बड़ा विषय होता था, इसीलिए ट्रैक्स पे बहुत फोकस करके आप देखें, यूपीए के 10 वर्षों में करीब 32,000 किलोमीटर का ट्रैक का रिन्यूअल होता था, उसकी जगह 43,000 किलोमीटर का रिन्यूअल हुआ एनडीए के 10 वर्षों में। हाई क्वालिटी जो 60 किलो की रेल्स होती हैं, जो कि बेटर क्वालिटी की बेटर स्ट्रेंथ वाली रेल्स होती हैं, वो मात्र 57,000 किलोमीटर पे लगी थी यूपीए के 10 वर्षों में। एनडीए के 10 वर्षों में 1,23,000 किलोमीटर लगी हाई कैपेसिटी बेटर स्ट्रेंथ की। अध्यक्ष जी, वैसे ही कल मान्यवर एक सांसद ने कहा था अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन क्यों नहीं करते। अध्यक्ष जी, अगर हम देखें 26,52,000 अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन के टेस्ट्स किए गए 10 वर्षों में, और साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव की गई है। अध्यक्ष जी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उस पुरानी टेक्नोलॉजी में एक व्यक्ति हाथ में अल्ट्रासाउंड की मशीन लेके ट्रैक के ऊपर जाता था और उससे जितना उसमें डेटा आता था वो आता था, उससे एक्यूरेसी पूरी नहीं आ पाती थी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोक्योरमेंट किया गया है, उसको डेवलप किया गया है, और करीब हर जोन में फेज अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स लगा के, ताकि ट्रैक्स में कोई भी गड़बड़ हो तो उसको अच्छे से तुरंत उसको समझा जा सके। और मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष, मैं पेपर का उपयोग करूँ अगर आपकी अनुमति हो। ट्रैक में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को आप खींचे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक छोटा सा इसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हल्का सा प्रेशर लगाने पर भी ट्रैक के फ्रैक्चर्स हो जाते थे। और इसी कारण इस पर इतना फोकस दिया गया कि ट्रैक का रिन्यूअल्स, अल्ट्रासाउंड जो फेज अरे अल्ट्रासाउंड से उसका डिटेक्शन, वेल्ड का डिटेक्शन, और बहुत ज़्यादा जगह फिश प्लेट को रिप्लेस करके वेल्डेड जो रेल होती है वो सब जगह लगाई गई। और उसका रिजल्ट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 2013-14 में देखें तो करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ ले जाएं, वैसा हम सब का प्रयास होना चाहिए, आपका भी हमारा भी, हम सब का प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोचेज़ बहुत ही सेफ कोचेज़ होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि एक से दूसरे कोच पे नहीं चढ़ता, और ये मैन्युफैक्चरिंग LHB कोचेज़ की जितनी हो सके करनी चाहिए। और इसीलिए अगर हम देखें यूपीए के 10 वर्षों में मात्र 2,300 LHB कोचेज़ बने थे, और एनडीए के 10 वर्षों में पहली और दूसरी टर्म मोदी जी की उसमें 37,000 LHB कोचेज़ बने, 37,000। इतना बड़ा फ़र्क आया, इतना बड़ा डिफरेंस आया। लेकिन अध्यक्ष जी, हमें प्लीज़ हमें अध्यक्ष जी इस पे भी नहीं रुकना है, हमें A to Z जितने भी ICF कोचेज़ हैं पुराने 1950 वाली टेक्नोलॉजी के, उन सब को रिप्लेस करना है। साथ ही साथ अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है कि LHB 1970 और 1980 करीब 1980 में लाया गया था भारत में, वो TOT वाला मेथड था। उसके बजाय आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए एक टोटली नए प्लेटफॉर्म का, नए कोच का डिज़ाइन का काम हाथ में लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कोच का डिज़ाइन भी हमारे ही देश के इंजीनियर्स, हमारे ही देश की टेक्निकल ब्रेन्स, आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल बनेगा। ये कोच का डिज़ाइन भी काम में हाथ में लिया है। माननीय जी,
स्टील, एल्यूमिनियम दोनों में से जो भी होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छा सेफ होगा। और बहुत ही ध्यान से अध्यक्ष जी, जीवन अमूल्य होता है, जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको, चूंकि मैं ये नंबर नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूंकि मान्यवर सांसद पूछ रहे हैं इसलिए मैं नंबर रखना चाहूँगा, लेकिन इसमें बहुत ही संवेदना के साथ इस विषय को रखना चाहिए। एक भी एक्सीडेंट खराब होता है माननीय अध्यक्ष, कोई किसी को सुख नहीं होता है कि इस तरह की परिस्थिति कोई देखे। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171। वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है इसमें। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी। रेलवे में वो ताकत
ताकत है, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए। इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज़, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में, 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है। अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने अध्यक्ष।
माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से कार्य पद्धति में बदलाव लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप 2 मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम हैं, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूं लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा, मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर में लाए, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी, 2005 मंत्री जी, आप बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को
एयर कंडीशन किया गया। 558 एयर सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक विषय आया कि कवच की केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के मान्यवर सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज, यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे। आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी तमिलनाडु को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, फेडरल व्यवस्था में जो जमीन का काम होता है, जो लैंड एक्विजिशन का काम है, वो राज्य की जिम्मेदारी होती है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा कि आप केरला और तमिलनाडु में पूरी तरह से सहयोग करें और लैंड एक्विजिशन के लिए हेल्प कराएं। आप बताओ माननीय अध्यक्ष जी, कल कई प्रोजेक्ट्स के नाम लिए गए। आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ तमिलनाडु ऑनरेबल MPs. Honorable Speaker sir, if you look at any of these projects, Attipattur new line, we require 189 hectares of land. The land acquired is zero. If you look at Madurai Tuticorin Aruppukkottai new line, the land required is 871 hectares. The land acquired is only 75 hectares. If you look at Morapur Dharmapuri new line, the land required is 91 hectares. The land which has been acquired by the government of Tamil Nadu is only zero. That is the condition, Honorable Speaker sir. We require 2,749 hectares land in Tamil Nadu to complete the projects. Unfortunately, only 807 hectares of land has been acquired. Honorable Chairman sir, whatever we can allot, what's important is that the states must also come forward and acquire the land, make sure that the cooperation is given so that we can complete the railway projects.
Honorable Chairman sir, if you look at any state, the record allocation has been made in the current budget. माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत चर्चा हुई और उसके जो बेनिफिट अभी मिलने लगे हैं वो मैं रिकॉर्ड पे आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। अगर हम देखें करीब 50 वर्षों में मात्र 20,000 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। मात्र 20,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और इसका जो बेनिफिट मिल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में 600 मिलियन टन जो एडिशनल कार्गो हुआ है उसके कारण 640 करोड़ लीटर डीजल बचा है और अगर उसको हम जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं 400 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हुए। अगर उसे गिने तो 16 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी शेष विषय पर आऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है जिस संस्था के लिए हम सबको मिलके प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें विपक्ष हो, अपक्ष हो या पक्ष हो, सभी की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को सभी पूरा करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और सभी मान्यवर सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सबने चर्चा में भाग लिया। मान्यवर विपक्ष के सांसदों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी कई अच्छे शब्द बोले रेलवे के लिए और आपने जो भी आपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए उन सभी सुझावों पे काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों, रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य ना कहें। मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों का कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 24-25 की अनुदान मांगों के सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 के सामने दर्शाए गए मार्कशीट के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाई के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनावश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से माननीय राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में रेल मंत्रालय संबंधी। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। कल देर रात को 11 बजे तक सदन चला और अंतिम माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी भी पूरे समय सदन में उपस्थित रहे और एक एक माननीय सदस्यों की उन्होंने बात की। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो अच्छा होता कि माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्री जी की सारी बातों को सुनते। अगर कोई उसमें विषय उठाना होता तो मैं उनके बाद में उनको सवाल का उठाने का प्रश्न उठाने दे लेता। लेकिन ये व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो किसी भी माननीय सदस्य को उसमें बीच में इंटरप्ट करने का और प्रश्न पूछने की व्यवस्था कभी नहीं रही, न कभी परंपरा रही। और मैंने पूरे समय देर रात तक सभी माननीय सदस्यों को सुना।
ये अच्छा परंपरा नहीं है और अच्छी परिपाटी भी नहीं है। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कभी भी कोई माननीय सदस्यों के बैठे बैठे कोई भी माननीय सदस्यों का रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अभी व्यवस्था दी और अभी आप बीच में उठ गए। और मैं कहूंगा कभी भी इधर के सदस्य बोल रहे हैं तो भी हमें इंटरप्ट नहीं करना है। व्यवस्था सबके लिए व्यवस्था है, सदन के लिए सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे। अब सभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 25 और 26 को चर्चा के मतदान के लिए लाया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों को शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें, जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो और जिनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची में कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वो अपनी सूचना सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं। आइटम नंबर 18